जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये हमको नहीं पता रहता है, जिससे हमको मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चंस का एक नया सेट, जिसमें एनसीईआरटी किलर नाम से हमने इसको दिया है। इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर किया एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के दृष्टि से, उन क्वेश्चंस का संग्रह हम लेकर आए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप लिखते कैसे हैं एग्जाम में जिससे आपको मैक्सिमम नंबर मिले, इसकी प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। मतलब ये है कि जो कर्ड है और अदर जो खट्टे पदार्थ है उनको हम लोग पीतल या फिर तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते। तो बच्चों, पीतल और तांबे के बर्तन जो होते हैं ये क्या है, बर्तन जो है ये मेटल के बने होते हैं। ठीक है, और मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है और कुछ कंपाउंड बना लेती है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये तो हमने कहाँ से लिख लिया, क्वेश्चन में से। ठीक है, बिकॉज दीज एंड अदर सार फूड स्टफ्स कंटेन एसिड। इनमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता था कर्ड में। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता था। और अदर सार, सार मतलब एसिड्स, एसिड आर सार इन टेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और ये जो एसिड होता है ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, और एक पॉइजनस कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, जिस कारण से हम इनको कहाँ नहीं रख सकते, मेटल के बर्तन में, मेटल के कंटेनर्स में नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोग कर्ड और सार सब्सटेंस को काहे में नहीं रखते हैं, पीतल या फिर तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जितने क्वेश्चन है वही सारे करना है अपने को। चलिए, एडिशनल क्वेश्चन भी लास्ट में मैंने डाले हैं जो चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसके अलावा भी चैप्टर में से पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, तो समझ में आया। कर्ड को या अदर खट्टे पदार्थों को हम लोग बर्तन में, काहे के, मेटल के बर्तन या वेसल्स में नहीं रखते, क्योंकि वो पॉइजनस कंपाउंड बना लेते हैं और जिससे हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है। तो कल ही हमने पढ़ा था बच्चों, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और आप इसका कैसे पता लगाओगे कि ये गैस है या नहीं, कौन सी गैस निकल रही है और उसका पता कैसे चलेगा, ऐसा क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए, हमने एक एक्टिविटी देखना है एनसीईआरटी की। यहाँ पर हमने क्या करा, जिंक जो है, जिंक ग्रेन्यूल्स का H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या बना, तो जिंक का डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया और बना हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का हमको पता लगाना है कि कैसे निकली। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स का H2SO4 से हमने क्या कराया, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो जिंक सल्फेट बना और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में रहेगा कि मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड कौन सी गैस रिलीज करते हैं। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने ऐसे दिया।
देन उसके बाद पूछा है कि एग्जाम्पल से आप ये बताओ कि ये टेस्ट कैसे करोगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो हमने इसके लिए एक सेटअप जमाया कुछ इस प्रकार का, ठीक है। एक स्टैंड ले लिया, उसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। और उसके साथ हमने मिला दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंटेनर को क्लोज कर दिया। उसके बाद इसको एक ट्यूब से अपन ने क्या कर दिया, एक पानी या सोप साबुन के सॉल्यूशन में इसको डुबो दिया। अब जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो बुलबुले के साथ निकलेगी और इसके सामने हम लेकर आएंगे एक जलती हुई कैंडल। जब जलती हुई कैंडल इसके सामने लाएंगे तो इधर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये कैंडल का जो लाइट है, ज्वाला है, वो एक पॉपअप साउंड के साथ जलेगी, ठीक है। बम्बिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब होता है चट चट की आवाज आना, ठीक है। और बबल्स अपने को यहाँ देखने को मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी। तो इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि हाँ भैया, मेटल के साथ जो है कौन रिएक्ट करता है, एसिड, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। चलिए इलिस्ट्रेशन हम कैसे पता करेंगे। सेटअप द अपरेटस एज शोन इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम में दिया गया अपरेटस इस प्रकार से सेट कर लिया हमने। टेक सम जिंक ग्रेन्यूल इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जिंक के टुकड़े ले लिए। अबाउट 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, ठीक है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप डाल सकते हो, कोई सा भी एसिड डाल सकते हो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हो, क्योंकि एसिड तो एसिड है, कोई सा भी हो। हमको हाइड्रोजन गैस निकालना है तो एसिड कोई सा भी ले सकते हो। अगर HCl से ले लिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे HCl भी ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कोई सी भी गैस ले सकते हो, कोई सा भी एसिड ले सकते हो। सून द रिएक्शन, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती किस किस के बीच में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस निकलती है मेटल के साथ रिएक्शन करने पर, एसिड की, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे सकते हो। एक ऐसा सेटअप बनाना रहेगा आपको, टेस्ट ट्यूब लगाना, ये सब, ठीक है। हालांकि आपको डायग्राम नहीं भी बनाओ तो चलेगा, आप थ्योरी भी लिख सकते हो कि जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस को जब हम मोमबत्ती जलती हुई है उसके सामने रखेंगे तो पॉप साउंड आएगा, चट चट की आवाज निकलेगी, ठीक है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड ए है जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। इफरवेसेंस क्या होता है बच्चों, बुदबुदाहट, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, और जो गैस निकल रही है वो जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। कल हमने आपको बताया था कि आग जलाने में कौन सी गैस सहायक है और बुझाने में कौन सी है, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो एक कंपाउंड ए है, उसका नाम नहीं दिया है, रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एक कंपाउंड ए है जो रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उससे एक बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलेगी जो कैंडल या मोमबत्ती को बुझा देती है। अब बुझाने के लिए एक ही गैस हमने आपको बताई थी, CO2। क्या बताई थी, CO2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन लिखना अपने को, और साथ में एक चीज और है कि जो एक और कंपाउंड बन रहा है साथ में, वो बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। तब अपने को ध्यान से देखना है, इस तरफ अपने पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और कैल्शियम है, बट यहां पर गैस ए का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो अपने से पूछा है कि ये गैस नहीं, मतलब जो भी कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा और रिएक्शन क्या होगी। तो आप इधर देखो कैल्शियम है तो इस साइड भी कैल्शियम का कोई ना कोई कंपाउंड रहेगा। दूसरी बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो तो कार्बोनेट आपको लेना पड़ेगा, तो कार्बोनेट मतलब CaCO3 बन जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो, एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि हम जानते हैं कि एंड प्रोडक्ट यानी कि आखिरी में क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, और जो गैस फॉर्म हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल ए जो है, जो कंपाउंड है, वो क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास ना तो कैल्शियम है ना कार्बन है, तो इसके लिए एक ही कंपाउंड है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट। देयरफॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इस प्रकार से रहेगी। तो ए कंपाउंड कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो ये गैस करना था।
दूसरी बात, फिर इक्वेशन लिखने को बोल रहा अपने को तो लिख देते, कोई घबराते थोड़ी है। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, पानी। अब पानी क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा ले रखा है, तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो है हमारे पास, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का एक भी कंपाउंड नहीं निकला तो ये मिलकर क्या बना लेगा, H2O। फिर इसको करना रहता है हमको बैलेंस। बैलेंसिंग में बहुत आसान है, मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग अच्छे से इसको सीखेंगे कि बैलेंस नहीं, फर्स्ट रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें हम सीख लेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते। तरीका बहुत सिंपल होता है, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, नॉन मेटल में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को करते हैं, बाकी सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर कैल्शियम 1 टाइम से, इधर कैल्शियम 1 टाइम से, इधर कार्बन 1 टाइम है, इधर कार्बन 1 टाइम है। अब बात आती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स था, तो हमने कितना लगा दिया, 2। अब बात करते हैं लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और लास्ट बचा हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि कंपाउंड है मेटल का, वो रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl से, और एक बना रहा है गैस जिसका नाम है CO2, नाम नहीं दिया लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किसका यूज कर रहे थे, CO2 का। और कैल्शियम क्लोराइड एक और कंपाउंड बता दिया। अब कैल्शियम है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट वो कंपाउंड हो गया, और उसकी रिएक्शन कराने पर CO2 और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू HCl और HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशंस व्हाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। भाई HCl और HNO3 इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर करते हैं, ठीक है, या एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। ये कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, एसिडिक। लेकिन जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों भैया? तो एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों ये जब पानी में इनको घोलते हैं तो ये कौन से आयन रिलीज कर देते हैं, H+ आयन। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयोनाइज नहीं हो पाते, H+ आयन शो नहीं कर पाते ये, और H+ आयन शो नहीं कर रहे मतलब रिलीज नहीं कर रहे हैं H+ आयन को, इस कारण से ये क्या नहीं कर पा रहे, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहे। चलो देखते हैं आंसर क्या बोलता है। H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। भाई एसिड वो होते हैं जो जल में घुलने पर कौन से आयन देते हैं, H+, जबकि बेस कौन होते थे, जो OH- देते हैं। तो H+ आयन देने वाले को हम एसिड बोलते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं। HCl और HNO3 एक्सेट्रा जो होते हैं वो पानी में घुलने पर कौन से आयन दे देते हैं, H+ आयन दे देते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H+ आयन नहीं देते हैं पानी के अंदर, इसलिए एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ठीक है, पानी में घुलने पर भी। लेकिन HCl HNO3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने पर कौन से आयन दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCl जो है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड क्यों होता है, गैसियस फॉर्म में क्यों नहीं होता है। तो गैसियस फॉर्म में H+ आयन नहीं रिलीज कर रहा है, पानी में घुलने पर H+ और Cl- में टूट रहा है। तो वो भी क्वेश्चन आने वाला है, ये आ गया। वाई डज ड्राई HCl गैस, ड्राई मतलब बिना पानी के, गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। भाई HCl जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज जो है वो गैसियस फॉर्म में क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये H+ आयन रिलीज नहीं कर पा रहा है, ये पानी में घुलने पर ही H+ देगा, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयन एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कलर चेंज क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि H+ आयन गैसियस फॉर्म में ये अलग नहीं हो रहे, ये पानी में घुलने पर अलग होंगे, गैसियस फॉर्म में ऐसे कैसे ही रहेंगे, लेकिन जब ये पानी में घुलेगा तो H+ एक्वस और Cl- एक्वस के फॉर्म में ये चला जाएगा, ठीक है। ये कहानी थी। अगला है हमारे पास वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। ये मैंने आपको बताया था कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड में पानी मिलाते हैं कि पानी में एसिड मिलाते हैं। तो आप लोग जानते हो कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, पानी में एसिड मिलाते हैं, ठीक है, एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं।
क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस से छींटे उड़ जाएंगे जो हमारे को डैमेज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water? एसिड किस में ऐड करना है? वाटर में। एंड नॉट वाटर टू द एसिड, पानी को एसिड में नहीं मिलाना है, एसिड में पानी को नहीं मिलाना है, किसमें किसको मिलाना है? तो अपने को मिलाना है पानी में एसिड, वो भी स्लोली स्लोली। ठीक है, चलो देखते हैं। While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to the water and not water to the acid। यहां तक तो अपन ने बच्चों लिख लिया क्वेश्चन में से। ठीक है, उसके बाद अपन लिख रहे हैं ये वाई, उसके बाद ये वाई हटाने की, वाई हटा दिया अपन ने और इसकी जगह लिख दिया बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें ज्यादा अमाउंट में एसिड होता है। कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस, एक ही बार में बहुत सारी हीट निकल जाएगी। और दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली, इस हीट की वजह से पानी जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, वो भी तुरंत, ऐसे गैस बनने का ब्लास्ट कर सकता है। विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन वंस फेस और क्लोथ्स एंड कॉज एसिड बर्न्स, जिसकी वजह से एसिड के छींटे जो है हमारे मुंह पर आ जाएंगे या फिर कपड़ों पर आ जाएंगे, जिससे हम जल सकते हैं। ठीक है, तो जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पानी में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी को मिलाते हैं। ठीक है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसमें हीट निकलती हो, है ना। और वो भी कैसी एक्सोथर्मिक है? हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये वर्ड आपको पकड़ना है इसमें। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन, अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई हमने लिया NaOH का सॉल्यूशन और इसमें हम और मिला रहे हैं क्या चीज? एक बेस मिला रहे अपन, कोई सा भी बेस मिला सकते हैं। तो OH माइनस का क्या होगा? तो भैया बेस वो होते हैं जिसमें कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? OH माइनस। अब NaOH का सॉल्यूशन है तो उसमें कौन से वो आयन से? Na प्लस और OH माइनस आयन से एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हम इसमें और ज़्यादा बेस मिला रहे हैं, मतलब OH माइनस आयन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और H प्लस आयन कम रहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन विल इंक्रीज, OH माइनस आयन के जो कंसंट्रेशन है यानी कि मात्रा है, सांद्रता है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जब हम ज्यादा मात्रा में और बेस मिला देते हैं। ठीक है, बट इट हैपेंस टू एट अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली आफ्टर विच द कंसंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फिर ये एक ज्यादा लिमिट के बाद आप मिलाते जाओगे तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। आप बस यहां तक भी लिख सकते हो, इतना सा। ठीक है, ये आप नहीं भी लिख सकते हो तो चलेगा, कि अगर हम बेस में और बेस मिलाएंगे तो OH माइनस का क्या होगा? बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस आयन होते हैं? तो बच्चों H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, इससे पता चलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन हो सकते हैं। ठीक है, यस, बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयंस, बट दीज आर फार लेस इन नंबर देन OH माइनस आयंस। OH माइनस से इनकी संख्या काफी कम होती है। हमने कल एक pH स्केल देखा था जिसमें ऐसा बना हुआ था, इस तरफ लिखा था H प्लस और इस तरफ लिखा था OH माइनस, इधर था 14, इधर था 0, बीच में था 7। तो देखो बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस होते हैं, लेकिन OH माइनस की तुलना में H प्लस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ऐसे सिमिलरली एसिड वालों में भी OH माइनस होते हैं, लेकिन H प्लस की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। तो दोनों में से अगर बात चलेगी तो कौन जीतेगा? जो ज़्यादा होगा। अच्छा, 7 pH पर क्या हो रहा है मालूम है? H प्लस और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बराबर। मतलब ये और ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। उस कंडीशन को pH 7 बोलते हैं अपन, और pH 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यस, बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस होते हैं, लेकिन OH माइनस की तुलना में बहुत ही कम होते हैं।
अब कम होते हैं तो जो कैरेक्टर आएगा वो किसका आएगा, OH माइनस यानी कि बेस का कैरेक्टर आएगा, इसलिए ये बेसिक होते हैं। तो OH माइनस आयन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनके बेसिक नेचर के लिए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन था वो, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो भैया उस कंपाउंड का नाम है स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो, इसको अपन किससे मिला देते हैं, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, H2O। बैलेंस करके देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गई ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो वो याद रखना, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, क्विक लाइम क्या होता था बच्चों, क्विक लाइम होता था अपना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि स्लेक्ड लाइम क्या होता था ये। तो ये भी याद रखना, आपको फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले सवाल की, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। क्या नाम है भैया CaOCl2 का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कहाँ काम आ रहा था ये, आगे अपन देखेंगे कहाँ काम आता है, ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच करने में, कपड़ों की ब्लीचिंग करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड, सोडियम के उस कंपाउंड का नाम बताओ विच इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सोडियम का वो कंपाउंड जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका नाम है भैया सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी हम इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इसको बनाते कैसे हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट को ये इक्वेशन यहां की है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। चलिए, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवॉल्व्ड। इक्वेशन यहां पर लिखिए बच्चों, ठीक है। क्या है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे थे, बेकिंग सोडा भी तो बोल रहे थे, इसी को क्या बोल रहे थे, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसकी रिएक्शन किसी से करवाई नहीं है, हमको सिर्फ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो कौन कौन सी चीजें बनने वाली है, तो चलो देखते हैं। वॉशिंग सोडा कैसे बना वो यहाँ पे मिल गया अपने को, इसको अपन देखो गर्म करेंगे, NaHCO3 को हीट देंगे तो बनेगा अपना Na2CO3 वाटर, और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस निकलने के कारण ही तो हम बेकिंग सोडे को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर रहे थे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बेकिंग सोडा। बेकरी में तो कर ही रहे थे, लेकिन हाँ बेकरी में भी ये CO2 ब्रेड वगैरह को स्पंजी बनाने में हेल्पफुल था, और इसके अलावा यही CO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी किस चीज के लिए, फायर एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। फायर एक्सटिंक्शन आग बुझाने में यूज करते, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है इसका यूज अपन वॉशिंग सोडे के रूप में करते हैं। डेकाहाइड्रेट होता है 10 मॉलिक्यूल वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ते हैं। तो वही ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जो है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, वॉशिंग सोडा है ना, ये बनाना है अपने को, और किससे बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाना है, ठीक है। तो 2 काम हो गए एक ही रिएक्शन में। अगर आपसे बोल दे कि भाई वॉशिंग सोडा कैसे बनाना है, तो ये अपना बेकिंग सोडा, इसको गर्म कर दो तो ये बन जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लिखिए, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और मुफ्त में वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन, और रिएक्शन दोनों में एक ही कॉमन कर सकते हो आप। वॉशिंग सोडा कैसे बना वो लिख सकते हो, और इसका यूज क्या है भैया वॉशिंग सोडे का, तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। पहले तो ये बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और उसकी पानी से रिएक्शन होने पर क्या बनता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP है ना, फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर का। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। और जब इसकी वाटर से रिएक्शन करा देंगे हम लोग तो ये एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको जिप्सम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? जिप्सम। तो वो अपने से इक्वेशन तो पूछ ही रहा है, हम थोड़ी थ्योरी भी लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मासेस ऑन वेटिंग विथ वाटर। जब ये पानी के साथ मिल जाता है तो ये सेट हो जाता है हार्ड फॉर्म में, कड़क हो जाता है। ठीक है। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट सेट्स इनटू हार्ड मास इन अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर ये जम जाता है। और सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ जिप्सम। और क्या बन जाता है? जिप्सम, जो कि सेट हो जाता है सॉलिड मास के रूप में। इस पूरी रामायण का मतलब इतना है कि POP में यदि पानी मिला देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और सेट हो जाता है और क्या कंपाउंड बनाता है? जिप्सम। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपसे मांगी थी उसने। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP को हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? जिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है। यही हार्ड सब्सटेंस होता है। इसलिए एक क्वेश्चन और आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम इसको मॉइस्चर यानी कि ये वाटर के साथ रख दें तो ये जिप्सम यानी कि हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जिप्सम को हम वापस हीट करते हैं तो पानी वापस से बिगड़ जाता है और POP बन जाता है। चलिए, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बनता है, जबकि रेन वाटर जो है यानी कि बारिश का पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। क्यों? चलो देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेस और सॉल्ट। कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला उसमें। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन बारिश के पानी के साथ जब ये बारिश का पानी धरती पर गिरता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एसिडिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि CO2, और ये मिल जाएगा किससे? बारिश के पानी से। तो बनाएगा एक एसिड जिसका नाम है H2CO3, नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड यदि बन जाता है तो एसिड तो आपको पता है H+ आयन और कौन से आयन दे देगा? कार्बोनेट आयन दे देगा। H+ आयन दे दिया मतलब एसिड बन गया, और एसिड बन गया तो भैया क्या कर लेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होता है, कोई एसिड नहीं होता है, कोई सॉल्ट नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता, कुछ नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर में, इसलिए वहां पर कंडक्टिविटी नहीं आ रही है। लेकिन जब बारिश का पानी धरती पर गिरता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती है, जैसे कि एक तो CO2 और एक SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ऐसे कुछ एसिड बनते, और वही तो कल हमने पढ़ा था एसिड रेन में, बारिश, तेजाबी बारिश। ठीक है। तो ये गैसेस जो होती है ये क्या करती है? कुछ एसिड बना लेती है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड ये देता है H+ आयन। ठीक है। और कार्बोनेट आयंस, ये वाली बात है ना। तो जो जिम्मेदार हो जाते हैं किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए। ठीक है। इसलिए वाटर, रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। डिस्टिल्ड वाटर में कोई एसिड, बेस या सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए कोई आयन नहीं बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बनता है। जबकि रेन वाटर में एटमॉस्फेयर में जो एसिडिक गैसेस होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर एसिड फॉर्म कर लेती है, और एसिड फॉर्म करेगी तो वही एसिड जो होगा वो H+ आयन दे देगा, और माइनस आयन भी मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर? भाई पानी नहीं रहेगा तो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो कर पाएगा? वही वाली कहानी आ गई ड्राई HCl वाली। तो पानी नहीं रहेगा तो H+ आयन कैसे देगा? और H+ आयन नहीं देगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बन पाएगा, और एसिडिक बिहेवियर भी नहीं हो पाएगा। तो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस। ठीक है, इन देम।
द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। भाई पानी मिलेगा तो ही तो H+ आयन डोनेट करेगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में करता है बेचारा। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन यदि पानी नहीं मिलेगा उसको तो वो फॉर्म नहीं कर पाएगा, और क्या नहीं दिखा पाएगा, एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, चलो मान लिया। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंजेस एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसका पीएच जो 6 है उससे कुछ कम या ज्यादा होगा क्या, आपका आंसर एक्सप्लेन करो। तो भैया कर्ड जो था, कर्ड में बच्चों कौन सा एसिड पाया जा रहा था, लैक्टिक एसिड। और भैया अगर दूध से दही बन रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो पीएच जो 6 था वो किधर चला जाएगा, 6 से कम की तरफ, क्योंकि कम की तरफ एसिडिटी बढ़ती है और ज्यादा की तरफ बेसिसिटी बढ़ती, बेस बढ़ता है। ठीक है, तो पीएच ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 से कम हो जाएगा जैसे जैसे ये कर्ड में टर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बनने के कारण एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर बढ़ता है तो आपको कल मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीएच डिक्रीज कर जाता है, पीएच 6 से कम हो जाएगा। फॉल्स बिलो का मतलब 6 से कम। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस इट्स पीएच वैल्यू। लैक्टिक एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कम कर देता, पीएच वैल्यू कम कर देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। या ऐसा समझ लो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीएच वैल्यू क्या हो रही है, कम, इसलिए 6 से कुछ कम हो जाएगी, 6 से क्या हो जाएगी, कम। एक क्वेश्चन और ऐसा ही पूछ लेगा कि जो मिल्क मैन होता है वो मिल्क में हल्का सा बेस क्यों मिला देता है, तो वो ये करता है कि उसको एसिड में कन्वर्ट होने से रोकता, मतलब फटने से या दही बनने से रोकता है। ठीक है, ये आ गया देखो क्वेश्चन। अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है बच्चों, बेस है, क्या है, बेस, वही NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों भैया, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 से स्लाइटली अल्कलाइन, 6 से बेस की तरफ क्यों ले गया वो। एंड वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, और इस दूध को दही जमने में ज्यादा समय क्यों लगता है। तो दही में कौन सा एसिड होता है, फिर से लैक्टिक एसिड। अगर हमको उस पहला कारण तो ये पूछ रहा है कि उसमें बेस क्यों मिलाया उसने, बेकिंग सोडा क्यों मिलाया, तो अ मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सार इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। भाई बेस जो होगा तो एसिड उसके सामने क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो दही नहीं जम पाएगा। एक तो ये है, मतलब ये स्लो डाउन कराना चाहता है इस प्रोसेस को। और अल्कलाइन मिल्क जो है वो लॉन्गर टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पीएच कहाँ लाना है, 7 से जो ज़्यादा हो गया है उसको कहाँ लाना है, अपने को 6 से भी नीचे लाना है। 6 से भी नीचे लाएंगे तब कर्ड बनेगा। ठीक है, तो अगर उसने पीएच बढ़ा दिया है तो उसको कम होने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसको टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो लेट सेट होता है कर्ड के फॉर्म में। ठीक है, द अल्कलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज, इस एसिड को, इस बेस को पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तब वापस से एसिडिक कैरेक्टर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि बेसिक नेचर आपने बढ़ा दिया है तो उसको एसिड तक जाने में समय लगेगा, और इसीलिए तो दूध ज़्यादा समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ये आ गया वो क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, PYQ है। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, कहाँ रखना चाहिए इसको, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के साथ ये रिएक्शन करके सेट हो जाता है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अरे भैया किस फॉर्म में, जिप्सम, नाम नहीं दिया है आपको यहाँ पे। ठीक है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, और ये पानी जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, हेमी हाइड्रेट से कैसा हो जाता है, डाईहाइड्रेट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, जिप्सम है। और पीओपी क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट, और इसको अगर आपने मॉइस्चर में रख दिया तो ये बेचारा काय में कन्वर्ट हो रहा है, जिप्सम में। ठीक है,
दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम, और ये जिप्सम में बदल गया तो भैया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कड़क हो जाएगा वो काम का नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए हम अगर इसको मॉइस्चर में रखते हैं तो ये सेट हो जाता है किस फॉर्म में, जिप्सम के रूप में, ठीक है। किस फॉर्म में हो जाता है, जिप्सम, ये नाम भी इंक्लूड आप कर सकते हो आंसर में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, आईएमपी रिएक्शन है भैया। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो जब हम एक एसिड की एक बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई एक एसिड की एक बेस से रिएक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई NaOH की, किसके साथ, NaOH की हमने करवाई HCl के साथ, ये हो गया बच्चों बेस और ये हो गया एसिड। इनकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से Na+OH- H+Cl-, अगर हम इसको देखें तो इसका प्लस वाला इसके माइनस से और इसका माइनस वाला इसके प्लस से जोड़ दो तो Na के साथ चला जाएगा Cl और H और OH मिलकर बना लेंगे H2O, तो ये बन गया आपका सॉल्ट और ये बन गया वाटर। तो जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। NaOH अपना बेस है, HCl अपना एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा। ये अपना वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, कहाँ पाया जाता है बता दो जल्दी से। HCl तो पाया जा रहा था स्टमक में, और ये CH3COOH एसिटिक एसिड जो है ये पाया जा रहा था विनेगर में, कहाँ पाया जा रहा था, विनेगर में। NaOH ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH 14 था, ठीक है, नियर बाय 14। ये सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना और साथ में क्या बना, वाटर। तो आप तो ऊपर वाली इक्वेशन एक इक्वेशन भी दे सकते हो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड लो एक बेस लो, रिएक्शन कराओ तो मस्त सॉल्ट और पानी बनाओ, ठीक है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो यूज बताना है। चलिए वॉशिंग सोडा फार्मूला भी लिख लो साथ में, Na2CO3.10H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कहाँ यूज हो रहा था, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। कहाँ कहाँ, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। और इसके अलावा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। इसके अलावा और आप लिख सकते हो फायर एक्सटिंक्शर में। कहाँ यूज कर सकते हो, फायर, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो फायर एक्सटिंक्शर में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बेकिंग सोडे के यूज देखते हैं अब। बेकिंग सोडा क्या है भाई, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, कुकिंग सोडा, ठीक है, कुकिंग सोडा भी हम इसको बोल सकते हैं। चले देखते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटा एसिड। बच्चों एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड होते हैं रिमूव एसिडिटी, ये लिखा, चलो आगे, ठीक है। एंटा एसिड क्या है, मेडिसिन है जो रिमूव करती है एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है। अपच के समय बेकिंग सोडा का यूज किया था। बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, दोनों में अंतर है, कल भी बताया था। बेकिंग पाउडर जो है वो किस किस से बनता है, तो बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस सिट्रेट, कौन सा एसिड ले ले अपन, सिट्रेट ले सकते हो, सोडियम सिट्रेट वगैरह, ठीक है, एसिटेट या सिट्रेट, कोई सा भी एसिड ले लो आप, ठीक है। तो इससे बनता अपना बेकिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम सिट्रेट वगैरह ले सकते हो। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। ये अभी करवाया था आपको मैंने कि एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन। ये पॉप साउंड वाली, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। अभी बताया था ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। और नेम द सब्सटेंस दैट ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा देता है, तो भैया ये अपन ने कर लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द सब्सटेंस। स्लैग्ड लाइम, कौन सा लाइम था, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम जो होता है वो क्या करता है, क्लोरीन से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर देता है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, ये भी रिपीट है। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या होता है जब हम किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो यही बनेगा, ठीक है। फिर से वही,
चलिए, राइट टू यूजेस, ये आ गए आपके बच्चों एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है, एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस क्या है, राइट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। और बच्चों कभी कभी इनके फॉर्मूले भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या है भैया, बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंटा एसिड के रूप में बेकरी में अभी बताया था। ठीक है, और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज कर सकते हैं। एंटा एसिड के रूप में तो कर ही रहे, फायर एक्सटिंग्विशर में भी आप कर सकते हो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। वो भी कौन सा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, क्योंकि इसमें कौन सी गैस रिलीज करता है, CO2 के कारण CO2 रिलीज करता है ये, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर अपना है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग क्लोथ्स और पेपर के लिए और इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन वाले जर्म्स को मारने में भी यूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस अपना है कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर का। कहाँ यूज होता है, इन द मेकिंग ऑफ फायर प्रूफ आइटम्स एंड एयर टाइट लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी में जो जैसे कि मान लो अपने को सेटअप लगाना है तो उसमें गैस वगैरह रिलीज ना, मतलब बाहर ना निकले, उसके लिए अपन सील करते हैं, तो उसके आसपास ये लगाने में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेचू बनाने में, जैसे भगवान गणेश जी, माता जी, इनकी मूर्तियां जो बनती है POP की बनती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, POP। ठीक है, चॉक्स, डेकोरेटिव स्पेसिमेंस, डेकोरेशन में भी हम इसका यूज करते हैं, मकान वगैरह में। ठीक है, पंखे वगैरह के वो लगाते हैं। इन अप्लाइंग प्लास्टर टू जॉइन ब्रोकन बोन्स, हड्डियों को जोड़ने में नहीं, एक्चुअल में हड्डियों को ये क्या करता है, फिक्स रखने में प्लास्टर चढ़ाते हैं ना डॉक्टर्स, तो उसमें यूज होता है। और इसके अलावा इन मेकिंग मोल्ड्स फॉर फिटिंग टीथ, दांतों वगैरह में मोल्ड्स के रूप में जमाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 यूज, कभी कभी इसके 4 यूज भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसके 4 यूज बता दिए आपको। अगली बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है भैया, कपड़े धोने का सर्फ। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसमें 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म के हैं वाटर के। ठीक है, कहाँ यूज होता है, फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, भाई साफ सफाई में। इसके अलावा पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये चारों अपन ने, वॉशिंग सोडे का तो अभी देखा भी था यूज, ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ठीक है, वही वाले यूजेस है। इसमें 2 और ऐड कर लेना, POP और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये चारों ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। हाउ डज टूथ डीके अकर ड्यू टू द pH चेंज, भाई pH चेंज हो जाएगा तो दांतों में सड़न कैसे हो जाएगी। टूथ डीके किस कारण से हो रहा था, कल बताया था, ब्रश नहीं कर रहा था वो बच्चा, चॉकलेट बहुत खा रहा था। ठीक है, टूथ डीके ड्यू टू pH चेंज, pH चेंज के कारण कैसे होता है, तो जब pH लेवल माउथ का क्या हो जाता है, फॉल्स बिलो 5.5। ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है pH, किसका, माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डीके हो जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, क्योंकि एसिड में बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे। द न्यूट्रल pH लेवल इज 7, कितना है न्यूट्रल pH, 7 है। सो दिस विल ड्रॉप व्हेन एसिड फूड एंड ड्रिंक्स आर कंज्यूम्ड। जब हम एसिडिक फूड या ड्रिंक्स खाते हैं तो हमारा जो pH वैल्यू है माउथ का वो और कम हो जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, वापस से अल्कलाइन बनाना पड़ता है। तो टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं, बेसिक या अल्कली नेचर के। अल्कली वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक फूड लेंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, इसलिए हमको उसको वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए माउथ को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर क्लीनिंग और उसका pH मेंटेन करके रखना पड़ता है। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके, अगर हमको इससे बचना हो तो क्या करेंगे, एसिडिक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं।
ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ड्रिंक्स ही नहीं कर रहे हो, जैसे लेमन जूस ही नहीं पी रहे हो, ऐसा नहीं है, लेना चाहिए, लेकिन दांतों की देखभाल भी करना पड़ती है, ठीक है। तो शुड क्लीन आवर टीथ आफ्टर टेकिंग मील, जब खाना खा लेते हैं उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार, एक सुबह और एक रात को। वी शुड रेगुलरली ब्रश आवर टीथ एट बेड टाइम एंड मॉर्निंग, सुबह शाम हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, जिससे जो लेवल है पीएच का वो बना का बना रहे, ठीक है, और बैक्टीरिया पनप नहीं पाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड बेस की जगह अल्कली भी आपको बोल सकता है, ठीक है। तो एसिड बेस में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सार मतलब खट्टे, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ठीक है। एसिड कैसे होते हैं स्वाद में भाई, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। और बेस आर बिटर इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं, कड़वे या कसेले होते हैं, ठीक है। सार मतलब खट्टे, ठीक है, और बिटर मतलब कड़वे, है ना, या कसेले। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू से लाल कर देते हैं, नीले से लाल, और ये कैसे कर देते हैं, लाल से नीला कर देते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है एसिड का, लेस देन 7, और बेस का कैसा होता है, मोर देन 7, ठीक है। और बात करते हैं, दे गिव हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बच्चों, ये H+ है ना, इसको जब पानी में घोल देते हैं तो H+ और H2O मिलकर बनाते हैं H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो H+ आयन है वो पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी से मिक्स होकर क्या बनाता है, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर आप ये हाइड्रोनियम आयन नहीं लिख रहे हो तो आप लिख दो एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, H+, और ये पानी में घुलने पर कौन से आयन रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH-। एग्जाम्पल जैसे कि HCl, HNO3, CH3, COOH, H2CO3, है ना, ये सब क्या है, H2SO4, ये सब क्या है, हमारे एसिड्स है, ठीक है। बेस की बात करें, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, है ना, ये हमारे क्या है, बेस है। इसके अलावा मेटल के ऑक्साइड भी बेस थे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना, ये अपने क्या है, बेस के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एसिड बेस में अच्छा डिफरेंस आता है और अपने को याद करना है, कम से कम 4 डिफरेंस अपन लिख के आएंगे, ठीक है, कम से कम 4 डिफरेंस हम लिख के आएंगे एसिड और बेस में, ठीक। कॉमन ये रहता है कि ये जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। When does an acid rain occur, भाई तेजाबी बारिश कब होती है और इसके कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या है नेचर के ऊपर। तो चलो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। When pH ऑफ रेन वाटर, जब बारिश के पानी का pH कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। एसिड रेन कब होती है ये याद रखना, इसका pH याद रखना, एसिड रेन का कितना होता है, 5.6। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन गैसेज लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रो ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि NO2, SO2, SO3 मतलब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सल्फर के ऑक्साइड बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिलकर, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये 2 एसिड ही जब बारिश के पानी के साथ आते हैं तो इसी को अपन एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो When pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तब उसको एसिड रेन बोलते हैं। ये एसिड रेन की हो गई डेफिनेशन, ठीक है। एसिड रेन क्यों होती है, एसिड रेन कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन गैसेस लाइक SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर, जब ये एयर में मिलते हैं। दीज गैसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू एटमॉस्फेयर वेयर दे रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ in the atmosphere and other substance to form more acidic pollutants known as acid rain। कहने का मतलब इसको और शॉर्ट भी आप कर सकते हो कि ये गैसेस जो होती है, these gases are responsible for the, किस चीज के लिए, एसिड रेन, ठीक है। these gases are responsible for acid rain, ठीक। और एसिड रेन का क्या इफेक्ट है, तो एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर,
खेती बाड़ी फसलें और पौधों के लिए ये खराब होती है, बिल्डिंग्स के लिए भी ये ताजमहल वगैरह इनकी ब्यूटी खराब कर देती है। और इसके अलावा हमको ह्यूमंस को ये क्या करेगी, ह्यूमंस को ये स्किन कैंसर करा सकती है। क्या करा सकती है, स्किन कैंसर करा सकती है। चलो, या फिर स्किन बर्न्स करा सकती है, ठीक है, फपोले वगैरह पड़ सकते हैं अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो। हालांकि ह्यूमंस का इतना पूछते नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इमारती सजावटी इमारतें उनकी नेचुरल ब्यूटी को खराब करते हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में पेड़ पौधों को ये नुकसान पहुंचाता है। सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है इससे, ठीक है, तो बीज उगने में दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन ये आएगा एसिड रेन क्या है, तो जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। क्यों होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, ये क्या बनाते हैं, कुछ एसिड बनाते हैं, और जब यही एसिड बारिश के पानी के साथ आता है तो इसी को एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चंस थे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये सारा अपन ने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो तैयारी इसी प्रकार से रखना है और सटीक आंसर देना है, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा लिखे जा रहे हैं, जितना पूछा उतना सेंट्रिक चलना है, ठीक है। फॉर्मूले इसमें से बहुत सारे बनते हैं, वो याद करना है, ठीक। कुछ पीएच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीएच 7 से कम एसिड का होता है, 7 से ज़्यादा बेस का होता है, ठीक है। और पीएच की एक डेफिनेशन और याद रख लेना, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये एक जनरल डेफिनेशन होती है पीएच की, और पीएच स्केल सोरेनसन ने दी थी, वो याद रख लेना, ठीक है। किसका पीएच कितना है, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि विनेगर में कौन सा एसिड है, विनेगर में कौन सा है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है। विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और इसके अलावा सिट्रिक एसिड का इकाई में पाया जाता है तो लेमन और ऑरेंज, लेमन ऑरेंज में ये पाया जाता है, लेमन और ऑरेंज। ऐसे कुछ एसिड्स बार बार पूछते हैं, जैसे नेटल स्टिंग, एंट स्टिंग, तो वो मिथेनोइक एसिड पूछेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मिथेनोइक एसिड जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, तो एंट और नेटल स्टिंग में, ठीक है, एंट और नेटल स्टिंग। ये अपने को कुछ एसिड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। चलो, तो ये पूरा अपना अब चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे तो। बाकी क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करते ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। एक चैप्टर अपना कंप्लीट होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। जय हिंद।